जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करंट अफेयर्स की क्लास पर। दोस्तों आज हम 18 जनवरी 2024 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स को आपके लिए कवर करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स बिना किसी देरी के आइए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट सेशन। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर रहा। आप सभी को कॉपी पे लेकर के बैठना है और जो भी मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने वाला हूं उसे आप सभी को नोट करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ही रहा। 9वें नंबर का भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का जो आयोजन है ये कहां पर शुरू हुआ? वेयर हैज 9th इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 2023 बीन ऑर्गेनाइज्ड? तो दोस्तों 9वें नंबर का जो भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव है, आप यहां देखिए फरीदाबाद हरियाणा में। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में ये स्टार्ट हुआ है। देखिए यहाँ पे अन्य ऑप्शंस को भी डिस्कस कर लेते हैं, ये क्या क्या हुआ यहाँ पर। तो भोपाल एमपी पर हुआ है अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन। क्या हुआ है? अंतरराष्ट्रीय धर्म धम्म सम्मेलन कहां पर हुआ? 2023 में। आपको याद रखना है ये हुआ है इंटरनेशनल, आपको याद रखना है 2023 ये भोपाल में हुआ है। अगर जयपुर में आपसे पूछे क्या हुआ है तो जयपुर में आप बताएंगे इंपॉर्टेंट है। जो फेस्ट हुआ है ये है अंतरराष्ट्रीय बांध सम्मेलन। कौन सा हुआ है? बांध सम्मेलन। ठीक है, बांधों की सुरक्षा को लेकर के ये सम्मेलन किया गया है। अब बात करते हैं गांधीनगर गुजरात में क्या हुआ है। तो सेमीकॉन इंडिया 2023 हुआ है। सेमीकॉन यानी सेमीकंडक्टर को लेकर के इंडिया 2023 का सम्मेलन गांधीनगर में हुआ है। ठीक है, और 10वां नंबर का जो वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल इन्वेस्टर समिट है वो भी गांधीनगर में हुआ है। वापस से आते फरीदाबाद हरियाणा को डिस्कस करते हैं। तो यहां पर हुआ 9वां नंबर का अंतरराष्ट्रीय भारत विज्ञान महोत्सव। तो ये कब से कब तक होगा? तो 17 से लेके 20 जनवरी तक ये ऑर्गेनाइज किया जाएगा भारत अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव। कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा में। अगर आपसे थीम पूछा जाए कि थीम क्या है तो आप याद रखिएगा अमृतकाल में विज्ञान और प्रौद्योगिकी सार्वजनिक आउटरीच, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पब्लिक आउटरीच इन अमृतकाल, यही इसकी थीम है। देखिए इसका उद्देश्य क्या है, नाम से स्पष्ट है कि इंडिया को टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में और साइंस के क्षेत्र में यहाँ पर जो भारत ने उपलब्धि है प्राप्त की है, अचीवमेंट प्राप्त की है, उसका सम्मान करना इसका प्रमुख मकसद है। और भारत का सबसे लार्जेस्ट साइंस फेस्टिवल ये ऑर्गेनाइज किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए इसकी शुरुआत कब से हुई है तो 2015 से इस महोत्सव की स्टार्टिंग हुई है। देखिए यहाँ पे बात कर लेते हैं 2023 में जो इंपॉर्टेंट सम्मेलन हुए 2024 में होने वाले हैं उसे एक बार रिवाइज करते हैं। कॉप 28 कहां पर हुआ? तो संयुक्त अरब अमीरात पे हुआ। कॉप 29 कहां पर होगा? तो कॉप 29 होगा अजरबैजान में। कहां पर होगा? अजरबैजान बाकू में होगा। कॉप 29 कहां पर होगा? अजरबैजान बाकू में इसका आयोजन किया जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि कॉप 27 कहां पर हुआ था तो इजिप्ट में हुआ था कॉप 27। कॉप 26 कहां पर हुआ था? स्कॉटलैंड में हुआ था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन इस वर्ष यानी 2023 में भारत में हुआ था और ये 19 नंबर का G20 सम्मेलन ब्राजील में होगा। इस साल ब्राजील में होगा। 49 नंबर का G7 शिखर सम्मेलन कहां हुआ? ये जापान में हुआ है। 15th ब्रिक्स शिखर सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका में हुआ। इस साल रशिया में होगा। छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन थाईलैंड में आयोजित किया गया। तो ये भी हमने इंपॉर्टेंट सम्मेलन को भी पढ़ लिया। दोस्तों आप सभी देख रहे हैं इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स और मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता। लगातार आपको 778 डेज से करंट अफेयर्स आपको पढ़ा रहा हूं। डेली सुबह 6 AM पर मैं लाइव आता हूं और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको क्लास मिलती है। इस क्लास की सबसे खास बात है सबसे कम समय में आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड किया जाता है। 30 से 35 मिनट में आपको 1.5 से 2 घंटे का लेक्चर यहाँ पर आपका समय बर्बाद नहीं करते। 30 से 35 मिनट में आपको यहाँ पर जो है पूरा करंट अफेयर्स कवर कराया जाता है और ल्यूसन स्टैटिक जीके भी, करंट अफेयर्स भी, सब कुछ आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों स्टडी कर एप्लीकेशन है, इसको आप डाउनलोड करिएगा इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स के लिए, इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। स्टडी कर एप्लीकेशन में डेली करंट अफेयर्स में जब आप जाएंगे यहाँ पर आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगी डेली करंट अफेयर्स की, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक वाइज की पीडीएफ आपको ई बुक सेक्शन में मिलेगी। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए। और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन बटन।
आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिएगा, सभी दोस्तों को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करिएगा, कमेंट करके अपना फीडबैक दीजिएगा। समझनी है जिंदगी तो पीछे देखो, और जीनी है जिंदगी तो आगे देखो। तो होता क्या है, लोग उल्टा कर रहे हैं। लोग क्या करते हैं, आगे देखने के लिए पीछे चले जाते हैं। पास्ट में आपके साथ क्या हुआ वो आप बदल नहीं सकते, उससे आपको सीखना होगा। अभी वर्तमान में आपको जीना होगा और आपको आगे बढ़ना होगा। तो पास्ट से हर इंसान सीखता है और फ्यूचर में उसे सुधारता है, अपनी गलतियां जो उसने की है उसे सुधारता है, फिर आगे बढ़ता है। यही लाइफ का उसूल है। बस आप डेली अपने आप को फोकस करो, रीएडजस्ट करो, रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीफोकस, और अपने टारगेट सेट करो कि मुझे 6 घंटे 7 घंटे पढ़ना है डेली। तो मुझे 3 से 4 घंटे का स्लॉट सुबह बनाना है, या आप एक साथ पढ़ सकते हो। तो आप अपने जोन में पढ़ाई करें 6-7 घंटे की, मन लगा करके, जहां पर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए। आइए देखते हैं दोस्तों सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ग्लोबल फायर पावर के अनुसार सैन्य क्षमता के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है? व्हाट इज इंडियाज रैंक इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी अकॉर्डिंग टू ग्लोबल फायर पावर? तो देखिए, ग्लोबल फायर पावर में भारत को जो रैंक मिला है वो भारत यहाँ पे चौथे स्थान पर है। किस स्थान पर है? चौथे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन सा देश है? पहले स्थान पर अमेरिका है। पहले स्थान पर अमेरिका है। दूसरे स्थान पर रशिया है। दूसरे स्थान पर रशिया है। तीसरे स्थान पर चाइना है और चौथे स्थान पर भारत है। ठीक है, तो भारत को ग्लोबल फायर पावर में, ये ग्लोबल फायर पावर के हिसाब से सैन्य क्षमता के मामले में भारत चौथे स्थान पर है। दोस्तों ये जो रैंकिंग जारी की गई है 145 देशों के बीच में 145 देशों की सेनाओं की क्षमताओं का यहाँ पर एनालिसिस किया गया है। तो ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ लिस्ट 2024 अभी पेश किया गया, और यहाँ पर अमेरिका, जैसा मैंने आपको बताया, इट इज द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन टर्म्स ऑफ मिलिट्री कैपेबिलिटी, एंड सेकेंड नंबर गोज टू रशिया, एंड थर्ड नंबर गोज टू चाइना, एंड फोर्थ नंबर भारत को है। भारत का अगर आपसे पूछा जाए कि पावर इंडेक्स कितना है, तो यह 0.1023। कितना है? 0.1023 भारत का पावर इंडेक्स है। तो पांचवा स्थान जो दिया गया दक्षिण कोरिया को दिया गया है, साउथ कोरिया को दिया गया है। ठीक है, अब देखिए भारत की पैरामिलिट्री फोर्स में टोटल कितने सैनिक है? तो अर्ध सैनिक बल 25,27,000 भारत के पास सैनिक है। टैंक की बात करें तो 4,641 टैंक है। लड़ाकू विमान फाइटर जेट 606 है। भारत के पास 60 से ज्यादा जो है, भारत कह रहा हूं, पूरी ये जो लिस्ट जारी किया गया है तो 60 से ज्यादा पैमानों के आधार पर रैंकिंग जारी की गई है। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा देश है जो सबसे कमजोर है मिलिट्री के मामले में, तो भूटान है। भूटान अपनी खुशहाली पे डिपेंड करता है, वो सोचता है कि हम मिलिट्री पे क्यों एक्सपेंड करें। ठीक है, पाकिस्तान का नंबर 9वां है। पाकिस्तान यहाँ पे 9वें नंबर पर है। ठीक है, तो भूटान, मोल्डोवा, सूरीनाम, सोमालिया वो देश है जिनकी जो रैंकिंग है वो सबसे कम है, ये सबसे कम शक्तिशाली है यहाँ पर मिलिट्री के स्ट्रेंथ में। दोस्तों आइए देखते क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न आप सभी के सामने रहा। केंद्र सरकार के द्वारा 2030 तक सड़क दुर्घटना में होने वाली आकस्मिक मृत्यु को कितने प्रतिशत करने का टारगेट रखा गया है? बाय हाउ मच परसेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट टारगेटेड टू रिड्यूस एक्सीडेंटल डेथ इन रोड बाय 2030? तो 2030 तक हमारा लक्ष्य है कि 50% तक जो रोड में एक्सीडेंट होते हैं उसमें बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो जाती है। आपको पता, मेरा भी एक्सीडेंट हुआ था, तो आपके साथ भी हो सकता है, तो आप भी ध्यान से चलें, अपना अगल बगल का लेन देखें। तो 50% लोगों की जो है डेथ उसको कम करना है 2030 तक, ये भारत सरकार का लक्ष्य है। ठीक है, तो आकस्मिक मृत्यु से 50% यहाँ पे टारगेट रखा गया है। कि देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भारत के ये नितिन गडकरी जी हैं, जो कि यूनियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर हैं। इन्होंने बोला है कि गवर्नमेंट ने टारगेट रखा है कि आकस्मिक मृत्यु से 50% तक कम करने का इनका टारगेट है। अभी अगर रिपोर्ट को देखा जाए, मैं भी आपसे बात कर रहा हूं तो रिपोर्ट बताती है कि 1 घंटे में लगभग यहाँ पे 19 लोगों की मौत हो जाती है सड़क दुर्घटना की वजह से, और 53 लोग जो होते हैं रोड एक्सीडेंट में घायल हो जाते हैं। दोस्तों ये यहाँ पे जब रिपोर्ट पेश की गई तो इसमें बताया गया कि दुर्घटनाओं की संख्या 12% बढ़ गई है 2022 में, जो 4.6 लाख से अधिक हो गई है। इतने सारे लोगों को यहाँ पर एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, ये आंकड़े बता रहे हैं।
दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे भारत सरकार के अपकमिंग गोल्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं। भारत सरकार ने और कौन कौन से लक्ष्य रखे हैं। तो पहला है कालाजार को पूरी तरीके से समाप्त करना। तो भारत ने लक्ष्य रखा 2023 तक इसे हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। फिर है सभी पूर्वोत्तर राज्यों की राजधानियों को रेल नेटवर्क से जोड़ने का लक्ष्य 2023 तक था। अभी देखते हैं शायद ये लक्ष्य बदलेगा भी। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे को पूरा करने का लक्ष्य 2023 तक है। किसानों की आय को दुगना करने का लक्ष्य इस साल 2024 तक है। डिजिटल रेडियो लॉन्च करने का टारगेट 2024 तक है। 100 नए एयरपोर्ट डेवलप करने का लक्ष्य 2025 तक है। सभी गांवों में ऑप्टिकल फाइबर ताकि इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट पेनिट्रेशन और बढ़ जाए, 2025 तक इस भारत सरकार का लक्ष्य है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं चौथा महत्वपूर्ण प्रश्न। 34 वर्ष के बाद ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी कौन बने हैं? Who has become the first Indian male tennis player to beat a seeded player in Grand Slam after 34 years? तो दोस्तों यहाँ पे सुमित नागल, आप देखें सुमित नागल, ये क्वेश्चन कह रहा है कि सुमित नागल ने किसको, सुमित नागल एक ऐसे प्लेयर है, भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं जिन्होंने किसी ग्रैंड स्लैम में एक अच्छे औहदे वाले व्यक्ति को हराया है। तो ये ऐसे पहले भारतीय पुरुष टेनिस खिलाड़ी हैं सुमित नागल। तो आप यहां पर इमेज में देख पा रहे हैं सुमित नागल को, भारत के टेनिस प्लेयर हैं। तो 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बन गए हैं। दोस्तों इन्होंने किसको हराया है? तो 27 नंबर के खिलाड़ी हैं कजाकिस्तान के, इनका नाम है अलेक्जेंडर बुबलिक। ठीक है, तो अलेक्जेंडर बुबलिक को इन्होंने डिफीट किया है, इस वजह से क्वेश्चन हमने यहाँ पे रखा है। अभी दोस्तों जनवरी महीना चल रहा है और जनवरी महीने में होता है ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है विंबलडन ओपन, फिर होता है यूएस ओपन। आपको पता है कई बार मैंने आपको बताया, अब आपको याद हो गया होगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन ओपन और यहाँ पर आफबू आपको याद रखना है, लास्ट में होता है यूएस ओपन। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। सबसे पहला ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन है, ठीक है, फिर फ्रेंच है, फिर विंबलडन है, फिर यूएस है। ऑस्ट्रेलियन ओपन किस महीने होता है? जनवरी महीने में होता है, अभी जनवरी महीने में हो रहा है। अब इसके विनर्स भी आएंगे, तब एक करंट अफेयर्स और बनेगा कि मेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता, फीमेल कैटेगरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता। तो 1905 में ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत हुई है। ऑस्ट्रेलियन ओपन और यूएस ओपन दोनों हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। किस कोर्ट में खेला जाता है? हार्ड कोर्ट में खेला जाता है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है। और जनवरी में मेलबर्न में ऑस्ट्रेलिया में इसका आयोजन किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से ऐसे प्लेयर है जिन्होंने सबसे ज्यादा ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता है, तो नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के प्लेयर है। और दोस्तों आपको बता दूं कि नोवाक जोकोविच इन्होंने 24 ग्रैंड स्लैम जीते हैं। सबसे ज्यादा ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड नोवाक जोकोविच के पास है। महिला कैटेगरी में सबसे ज्यादा मार्गरेट कोर्ट ने जीता है, 11 बार इन्होंने इस ऑस्ट्रेलियन ओपन को जीता है। दोस्तों 2023 के विनर्स का नाम देख लेते हैं। आपके बहुत सारे एग्जाम हैं तो आपको यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। तो ऑस्ट्रेलियन ओपन को किसने जीता है पिछले साल 2023 का? नोवाक जोकोविच ने जीता है, सर्बिया के प्लेयर हैं। आरियाना सबलेंका महिला कैटेगरी में बेलारूस की प्लेयर है, इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता था। फिर नेक्स्ट ओपन होता है फ्रेंच ओपन, नोवाक जोकोविच ने जीता, सर्बिया के प्लेयर हैं। ईगा स्विटेक पोलैंड की प्लेयर, महिला कैटेगरी में इन्होंने जीता है। विंबलडन ओपन कार्लोस अल्कराज ने जीता, जो कि स्पेन के हैं। मार्केटा वोंद्रोसोवा चेक गणराज्य के हैं, इन्होंने फीमेल कैटेगरी में जीता था। यूएस ओपन नोवाक जोकोविच ने जीता है और कोको गॉफ महिला कैटेगरी में इन्होंने जीता। 3 ग्रैंड स्लैम जीते थे नोवाक जोकोविच और पिछले साल 24 ग्रैंड स्लैम जीतने का रिकॉर्ड बनाया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भाषा को भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है? Which language has been made the 9th classical language of India? तो भारत की 9वीं शास्त्रीय भाषा बनाया गया है, तो ये है फारसी। ध्यान रखिएगा। तो भारत में अब टोटल कितनी क्लासिकल लैंग्वेजेस है? तो 9 क्लासिकल लैंग्वेज। क्लासिकल लैंग्वेजेस का मतलब होता है ऐसी लैंग्वेज जिसमें बहुत ज्यादा रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं उसको बोलने में, तो ये कहलाते हैं क्लासिकल लैंग्वेजेस। और उनको कंजर्व करना भी इंपॉर्टेंट है, उनको संरक्षित करना भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे 9वीं क्लासिकल लैंग्वेज में फारसी को इंक्लूड किया गया है। तो आप विदेश मंत्री एस जयशंकर देख रहे हैं, इन्होंने इसकी घोषणा की है कि भारत की जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत फारसी को 9 शास्त्रीय भाषाओं में से
एक भाषा में शामिल किया गया, इंक्लूड किया गया है। ठीक है, तो जब संविधान आधिकारिक तौर पर अगर देखें, ऑफिशियली देखें, तो भारतीय संविधान की 8वीं सूची में केवल 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस थी, इसमें 3 और जोड़ना है, और वो है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत पहली इसमें फारसी है, फिर सेकंड पाली और थर्ड प्राकृत। तो आपको याद रखना, फारसी, पाली और प्राकृत, इन्हें संरक्षित किया जाएगा, इन्हें क्या किया जाएगा, प्रिजर्व किया जाएगा, कंजर्व किया जाएगा। तो 6 और 3 कितनी हो जाएंगी, 9 हो जाएंगी। अब मैं आपको पूरी 6 शास्त्रीय भाषाएं बता रहा हूं, जो 6 क्लासिकल लैंग्वेजेस हैं उसको मैं आपको बता रहा हूं। तो 2004 में जो पहली शास्त्रीय भाषा थी वो थी तमिल। ठीक है, वो क्लासिकल लैंग्वेज में इंक्लूड की गई थी। दूसरा संस्कृत, तीसरा कन्नड़, चौथा तेलुगु, पांचवा मलयालम और छठा उड़िया। तो ये 6 हो गई, और 7वीं फारसी, 8वीं पाली और 9वीं प्राकृत। तो टोटल 9 यहाँ पर क्लासिकल लैंग्वेजेस को कंजर्व करने की बात कही जा रही है। ठीक है दोस्तों, आज के नॉलेज की फैक्ट्री में संविधान के इंपॉर्टेंट अनुच्छेद को देखते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो पहला आर्टिकल है कानून के समक्ष समानता, यानी इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये आर्टिकल नंबर 14 में है। किसमें है, आर्टिकल नंबर 14 में है। फिर है आर्टिकल नंबर 32, जिसे बोलते हैं संवैधानिक उपचार का अधिकार। अगर आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो आर्टिकल 32 को भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान की आत्मा भी कहा है। नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता काफी ज्यादा चर्चा में है, और हो सकता है इसको लेकर के कुछ अभी हो। तो आर्टिकल नंबर 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में बताया गया है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किस में बताया गया, 124 में बताया गया। ठीक 123, एक आर्टिकल पीछे जाएंगे तो राष्ट्रपति इसमें अध्यादेश पारित कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, 123 में बताया गया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की जो अपॉइंटमेंट होती है वो आर्टिकल 148 के तहत होती है, और सीएजी की ड्यूटीज 149 में बताई गई हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे आयास सर हैं जो आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, बहुत बेसिक से पढ़ा रहे हैं। आप सोचो 10 लेक्चर हो चुका, अभी भी नंबर सिस्टम पढ़ा रहे हैं। तो इतना इनको डीप नॉलेज है, ये आपको बताएंगे। शाम को 7 बजे आप इनसे कनेक्ट होना। 8 बजे सुरजीत सर अपनी बेस्ट ट्रिक्स के साथ आते हैं रीजनिंग की क्लास, तो आप इन्हें ज्वाइन करिए। भारत के सभी एग्जाम्स के लिए, खासकर यूपी पुलिस कांस्टेबल के बच्चे जरूर ज्वाइन करें। और रात को राजेश सर 9 बजे 10,000 क्वेश्चन की सीरीज लेकर के आ रहे हैं, जीके जीएस के प्रश्नों की, तो आप इन्हें जरूर ज्वाइन करें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? इन विच रिवर विल द सोलर पावर्ड बोट रन इन उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी में चलेगी? सरयू नदी में चलेगी। और सरयू नदी जो है, सरयू नदी किनारे अयोध्या बसा हुआ है। क्या बसा हुआ है? अयोध्या। ठीक है, अयोध्या बसा हुआ है, यहां पर चलेगी क्या? सोलर बोट चलेगी। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत की पहली सौर ऊर्जा से चलने वाली नाव कौन सी है, तो इसका नाम है आदित्य। क्या नाम है इसका? आदित्य नाम है, जो कि केरल में चलाई गई। कहां पे चलाई गई? केरल में चलाई गई। भारत की पहली सोलर इलेक्ट्रिक बोट आदित्य है। ठीक है, और यूपी में जो पहली आप बात करें तो यूपी में ये सौर ऊर्जा से संचालित पहली नाव जो कि सरयू रिवर में चलेगी, और अयोध्या जो है सरयू नदी किनारे बसा हुआ है। तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं वो सोलर बोट, जो इसके ऊपर आप सोलर पैनल्स देख रहे हैं जो लगे हुए हैं, ये सौर एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे, फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेंगे, जिससे बोट चलने वाली है। तो यूपी की पहली सौर ऊर्जा संचालित नाव यहाँ पे लॉन्च की जाएगी। ठीक है, तो इसका उद्देश्य है अयोध्या को एक मॉडल और शहर में बदलाव करना और टिकाऊ परिवहन को बढ़ावा देना। और यहाँ पर यूपी नेडा, यानी यूपी नेडा जो है, इसने इस नाव को डेवलप किया, विकसित किया है, और यही इसका संचालन कर रहा है। ठीक है, इसमें जो यात्रियों की बैठने की क्षमता है वो 30 यात्री इसमें एक साथ सफर कर सकते हैं, इसमें बैठ सकते हैं। और यहाँ पर देखें तो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड परीक्षा संजीवनी में आपको बताता हूँ। तो उत्तर प्रदेश में आप देखिए, उबर ने अयोध्या में स्टार्ट किया है ईवी ऑटो रिक्शा सेवा। क्या किया है? ईवी ऑटो रिक्शा सेवा अयोध्या में स्टार्ट किया है। हाल ही में अयोध्या रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया है, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से पूछा जा सकता है। ये हो गया अयोध्या धाम। क्या हो गया है? अयोध्या धाम हो गया है। पीएम मोदी जी ने अयोध्या में महर्षि वाल्मीकि एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। किसका? और इसका नाम भी चेंज हुआ है। ठीक है, अयोध्या में सबसे बड़ी सोलर लाइट की स्थापना हुई है, एक विश्व रिकॉर्ड है, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यूपी सरकार ने
डिजास्टर्स के पहले आपको चेतावनी देने के लिए एक राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किया है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपसे पूछा जाए भारत का सबसे पहला एआई शहर कौन सा होगा, तो लखनऊ को भारत का सबसे पहला एआई शहर बनाया गया है। दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, 7वां प्रश्न आप सभी के सामने रहा। ऑक्सफोर्ड के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के लिए चैड-ओ-एक्स निपाह बी वैक्सीन का मानव परीक्षण शुरू किया है? ठीक है, अभी देखिए निपा वायरस जो कि चमगादड़ से फैलता है, इसको लेकर के कोई वैक्सीन टीका नहीं था, लेकिन अब इसका परीक्षण स्टार्ट हो गया है। तो साइंटिस्ट फ्रॉम ऑक्सफोर्ड हैव स्टार्टेड ह्यूमन ट्रायल्स ऑफ चैड-ओ-एक्स1 निपाह बी वैक्सीन फॉर दिस डिसीज। तो दोस्तों निपाह वायरस के लिए, किसके लिए? निपाह वायरस के यहाँ पर अगेंस्ट ये वैक्सीन डेवलप किया जा रहा है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, तो मानव परीक्षण शुरू किया है, ह्यूमन ट्रायल स्टार्ट किया है, और ये पहला, अगर सक्सेसफुल होता है तो ये पहला मानव टीका होगा। ठीक है, क्योंकि अभी इसका इलाज संभव नहीं था, लेकिन अगर ये टीका सक्सेसफुल होता है तो लोगों को इससे निजात मिल जाएगा। दोस्तों 18 से 55 वर्ष की आयु की जो व्यक्ति हैं, इन पर इसका परीक्षण किया जा रहा है, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, ट्रायल किया जा रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं निपाह वायरस। जैसा कि मैंने आपसे बताया कि ये चमगादड़ों की वजह से होने वाली बीमारी है, और ये जूनोटिक वायरस है। जूनोटिक वायरस मतलब होता है ऐसा वायरस जो जानवरों से इंसानों में फैलता है, उसे हम जूनोटिक वायरस कहते हैं। ठीक है, तो ये चमगादड़ और सूअर जैसे जानवरों से इंसानों में फैलता है। इसमें लक्षण क्या होता है? उल्टी होगी, सांस लेने में तकलीफ होगी, चक्कर आएगा, सिर दर्द होगा। और पहला मामला जो देखने को मिला था 1998 में मलेशिया के सुंगई निपाह गांव में मिला था, इसी वजह से इसका नाम निपाह वायरस भी रखा गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, 8वां प्रश्न ये रहा। मवेशियों का त्योहार कनूमा किस राज्य में मनाया गया? द कैटल फेस्टिवल कनूमा इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए कनूमा फेस्टिवल कहां पर मनाया गया पूछा जा रहा है। तो कनूमा फेस्टिवल आप याद रखेंगे, तेलंगाना राज्य में कनूमा फेस्टिवल आयोजित किया गया। देखिए कल मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे बोनालू उत्सव भी मनाया जाता है, जिसमें देवी महाकाली की पूजा की जाती है। ठीक है, किसकी? देवी महाकाली जी की इसमें पूजा की जाती है। ठीक है, अब आइए बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जो मवेशियों का त्योहार इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों तेलंगाना में ये त्योहार कब मनाया जाता है? तो अभी संक्रांति आपको पता है 14 जनवरी को मनाएगी, तो उसके थर्ड डे यानी तीसरे दिन होता है मवेशियों का त्योहार, इसे कहा जाता है कनूमा। ठीक है, इसमें ये कहां पर, ये जो है बेसिकली आंध्र प्रदेश तेलंगाना में मनाया जाता है, इन दोनों रीजन में मनाया जाता है। इसका जो मेन मकसद है, एक प्रकार का हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मकर संक्रांति की थर्ड डे मनाया जाता है। इसमें जो वहां के लोग होते हैं मवेशियों की पूजा करते हैं, और जो कृषि उपकरण, जो ये अब जो एग्रीकल्चरल जो डिवाइसेस हैं वो इन सब का इस्तेमाल करते हैं, जो उसकी पूजा करते हैं। दोस्तों भारत के बहुत सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल, एक बार उससे भी जान लेते हैं, अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। तो पंजाब और हरियाणा में इसे बैसाखी कहा जाता है, वंगाला कहा जाता है मेघालय और असम में, नुआखाई कहा जाता है उड़ीसा में, ओणम कहाँ मनाया जाता है? केरल में, केरल और कर्नाटक में विशु फेस्टिवल मनाया जाता है, और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में गुड़ी पड़वा मनाया जाता है। तो इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है हार्वेस्ट फेस्टिवल, फसल त्योहार, आप याद रखिएगा, पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी के सामने रहा। मदुरई जलीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन हाल ही में किस राज्य में किया जाएगा? मदुरई जलीकट्टू स्टेडियम विल बी इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? तो देखिए जलीकट्टू जहां भी आए बस आप कुछ नहीं करेंगे, आप केवल तमिलनाडु को टिक करेंगे, आपको केवल तमिलनाडु टिक करना है। और मदुरई जलीकट्टू जो स्टेडियम है इसका उद्घाटन तमिलनाडु में इसका उद्घाटन किया गया है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर आप एम के स्टालिन देख पा रहे हैं। तो 23 जनवरी को नवनिर्मित मदुरई जलीकट्टू स्टेडियम का उद्घाटन किया जाएगा। यहाँ पे जलीकट्टू का आयोजन किया जाएगा, जिसमें अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि एक बुल को यहाँ पे कंट्रोल किया जाता है। ठीक है, तो ये अलंगनूर के पास ये जो स्टेडियम है, ये जो पूर्व सीएम थे एम करुणानिधि के नाम पर रखा गया है। तो इसमें बैठने की क्षमता लगभग 5000 से अधिक है, 44 करोड़ रुपए की लागत से इसे तैयार किया गया है। देखिए जलीकट्टू की बात करें तो तमिलनाडु के जो वहाँ पे ग्रामीण लोग हैं उनका एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है, कई सालों से, प्राचीन सालों से ये चलाया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक युवक है
जो सांड को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। आप देख पा रहे हैं उसका कुबड़ को पकड़ रहा है और उसे कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। और इसी खेल में बहुत सारे लोगों की जानें चली जाती, बहुत सारे लोग घायल हो जाते हैं। एक समय इस पे बैन भी लगाया था, बट बाद में इसमें बहुत सारे बाद में पिटीशन दायर किया गया और बोला गया कि हमारा कल्चरल फेस्टिवल, इसको बंद नहीं करना चाहिए, तो वापस से स्टार्ट हो गया है। तो जल्लीकट्टू जो है पोंगल त्योहार पर इसका आयोजन किया जाता है। बैलों से इंसानों की लड़ाई की जाती है और ये 2000 साल पुराना खेल है, बहुत पुराना खेल है। ठीक है, भारत के प्रमुख कुछ पशु खेल हैं, आइए उसको भी जान लेते हैं। तो कल मैंने आपको कंबाला बताया था, तो कंबाला कर्नाटक राज्य में बनाई जाती, जो कि भैंसों की दौड़ है। किसकी दौड़ है? भैंसों की दौड़ होती है। ये तो कल मैंने आपको बताया था, फिर से बार बार बताता हूं ताकि आपके दिमाग में छप जाए। ऊंट दौड़ राजस्थान में होती है, बुलबुल फाइट असम राज्य में होती है और बैलगाड़ी दौड़ महाराष्ट्र राज्य में होती है। आज का आखिरी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आप सभी के सामने रहा। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन बने? हु हैज बिकम इंडियाज नंबर 1 चेस प्लेयर? तो भारत के नंबर 1 जो चेस प्लेयर बने हैं ये रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद। क्या नाम है इनका? रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद। ये सबसे यानी पहले नंबर के खिलाड़ी बने। ठीक है, तो आप यहां पर देख पा रहे हैं ये केवल 18 वर्ष के हैं, चेन्नई के हैं, तमिलनाडु राज्य से बिलोंग करते हैं। तो आपको याद होगा विश्व चैंपियन जो डिंग लीरेन है उनको हरा करके विश्वनाथ आनंद से आगे निकल गए थे। मैंने आपको करंट अफेयर्स में बताया था। हालांकि जब फाइनल राउंड हुआ था तो उसमें मैग्नस कार्लसन के हाथों हार गए थे। मैग्नस कार्लसन वर्ल्ड चैंपियन बन चुके हैं। तो भारत के नंबर 1 जो शतरंज खिलाड़ी हैं अभी प्रेजेंट में कौन है? ये आर प्रज्ञान आनंद, रमेश बाबू प्रज्ञान आनंद है। अब दोस्तों फीडे के बारे में जान लेते हैं। तो फीडे का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। 1924 में इसकी शुरुआत हुई है, लेकिन इसका हेडक्वार्टर अभी प्रेजेंट में लुसाने स्विट्जरलैंड में। आर्कडी डवारकोविच वर्तमान में इसके चेयरमैन है। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष कौन है तो विश्वनाथन आनंद इसके उपाध्यक्ष हैं। ठीक है, यहां पर आप मैग्नस कार्लसन को देख पा रहे हैं। ये चेस से रिलेटेड करंट अफेयर्स में आपको बता देता हूं। तो वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब हाल ही में इन्होंने जीता है 2023 का। और अगस्त 2023 में मैग्नस कार्लसन ने भारत के ग्रैंड मास्टर इनको हरा करके फीडे विश्व कप भी जीता था। तो दोनों अभी पिछले वर्ष ये चैंपियनशिप हुई, एक फीडे वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप और फीडे विश्व कप, दोनों में ये विजेता बने हैं। दोस्तों यहां से हमारा करंट अफेयर्स खत्म हो जाता है। अब यहां पर ट्रिपल आर सेशन है। ट्रिपल आर सेशन को बोलते हैं रिपीट, रिकॉल, रिवाइज करंट अफेयर्स, जिसमें हम क्या करते हैं पुराने महीनों के करंट अफेयर्स का भी रिवीजन करते हैं, लास्ट 1 ईयर के करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं ताकि आपको कोई भी डेटा भूले ना। आइए देखते हैं मानसिक संकट से जूझ रहे लोगों के लिए भारत का पहला चैटबॉट कहां पे लॉन्च किया गया है? तो ये पहला चैटबॉट जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया। कहां पे? जम्मू कश्मीर में। पिछले 10 सालों में कितने भारतीयों ने नागरिकता को छोड़ा है? तो लगभग 16 लाख ऐसे भारतीय जिन्होंने अपनी सिटीजनशिप को छोड़ दिया है। सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान जो है संविधान में कहां से कहां तक दिया गया है? तो भाग 2 में दिया गया, आर्टिकल नंबर 6 से लेके 11 तक इसके बारे में बताया गया है। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है। कब? 11 जुलाई को। किस राज्य में नेग्लेरिया फॉलेरी के कारण लड़के की मौत हो गई है? तो दोस्तों केरल राज्य में नेग्लेरिया फॉलेरी के कारण यहाँ पे बॉय की डेथ हो गई है। अंतरराष्ट्रीय मलाला दिवस कब मनाया जाता है? ठीक आप विश्व जनसंख्या दिवस जो मनाया जाता है ठीक उसके एक दिन बाद इंटरनेशनल मलाला डे मनाया जाता है। 2014 में इन्हें नोबेल प्राइज मिला था कैलाश सत्यार्थी के साथ। ठीक है, विदिशा के हैं कैलाश सत्यार्थी। छठा भारत अरब सहभागिता सम्मेलन 2023 कहां पर आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन न्यू दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया है। किस देश के द्वारा पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर सम्मानित किया गया? तो फ्रांस के द्वारा यहां पर क्या किया गया? सम्मानित किया गया है। कनाडा ओपन 2023 बैडमिंटन टूर्नामेंट का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो लक्ष्य सेन ने इस खिताब को अपने नाम किया है। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। ठीक एक दिन पहले नेशनल फिश फार्मर्स डे मनाया जाता है, 10 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है। किस राज्य के सोनभद्र में 2 थर्मल पावर परियोजनाओं को मंजूरी दी गई? तो सोनभद्र कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में। कहां पर है? उत्तर प्रदेश राज्य में।
दोस्तों 17 जनवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका रिवीजन कराने वाला हूं। जो कल आपने पढ़ा था उसका हम यहाँ पे टेस्ट लेंगे। चलिए तो देखते हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF की मीटिंग कहां पर स्टार्ट हुई है? तो दोवोस में स्टार्ट हुई। कहां पे? दोवोस में। विश्व प्रसिद्ध धनु यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया? तो ओडिशा में धनु यात्रा भी मनाया जाता है और रथ यात्रा भी। ऑपरेशन सर्वशक्ति किसने शुरू किया? भारतीय सेना ने आतंकवादियों को खत्म करने के लिए ऑपरेशन सर्वशक्ति स्टार्ट किया है। भारत का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा बना है? तो पेंच टाइगर रिजर्व, जो कि महाराष्ट्र और MP के बॉर्डर में आता है। किस भारतीय महिला क्रिकेटर को प्लेयर ऑफ द मंथ दिसंबर महीने के लिए चुना गया? दीप्ति शर्मा को यहाँ पे चुना गया है। भारत और किस देश के बीच में लिथियम एक्सप्लोरेशन को लेकर के समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं? तो भारत और अर्जेंटीना ने यहाँ पर समझौते को लेकर हस्ताक्षर किए हैं। फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को फीफा फुटबॉलर ऑफ द ईयर चुना गया है। बर्नार्डो एरेवेलो किस देश के प्रेसिडेंट बने हैं? तो ग्वाटेमाला के प्रेसिडेंट बने बर्नार्डो एरेवेलो। 75 नंबर के एमी अवार्ड 2024 में किस सीरीज ने सबसे बेस्ट ड्रामा सीरीज का एमी पुरस्कार जीता है? तो सक्सेशन ने इस अवार्ड को अभी जीता है। दोस्तों नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत से बढ़ेगी? तो 7.3% से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ने वाली है। दोस्तों 18 जनवरी के करंट अफेयर्स को आपने बहुत अच्छे से सुना। अब 18 जनवरी के करंट अफेयर्स का मैं आपका टेस्ट लेने वाला हूं। आपने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। आइए देखते हैं आप कितना स्कोर करते हैं। सबके लिए आवास मुहैया कराने का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा है? देखिए पहले टारगेट 2023 तक था, अब टारगेट 2024 तक बढ़ा दिया गया। ग्लोबल फायर पावर में सैन्य क्षमता के मामले में अमेरिका कौन से स्थान पर है? तो अमेरिका सबसे पहले स्थान पे, फर्स्ट प्लेस पर है। COP28 का आयोजन कहां पर किया गया? तो COP28 का आयोजन कहां पर हुआ? UAE में हुआ है। COP29 अजरबैजान की राजधानी बाकू में होगा। ऑस्ट्रेलियन ओपन की शुरुआत किस वर्ष से हुई है? 1905 में। सबसे नवीनतम जो ग्रैंड स्लैम है ऑस्ट्रेलियन ओपन है, 1905 में इसकी शुरुआत हुई है। कानून के समक्ष समानता का वर्णन किस आर्टिकल में किया गया है? तो ये आर्टिकल नंबर 14 में किया गया है। किसमें? आर्टिकल नंबर 14 में। राहत वाणी केंद्र का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? उत्तर प्रदेश में राहत वाणी कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। नीपाह का पहला मामला कहां पर देखने को मिला था? 1998 में देखने को मिला था। ठीक है। नुआखाई किस राज्य से रिलेटेड है? तो नुआखाई फेस्टिवल जो है उड़ीसा राज्य से है, हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तमिलिसाई सौंदरराजन किस राज्य की गवर्नर है? तो ये कहां के गवर्नर है? तो ये तेलंगाना के। कहां के? तेलंगाना के। जलीकट्टू का संबंध किस राज्य से है? तो जलीकट्टू का संबंध तमिलनाडु राज्य से, तमिलनाडु स्टेट से है। ठीक है। आज का क्वेश्चन जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। 9वें नंबर के अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 का आयोजन कहां शुरू हुआ? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स पे देना है। आपको बताना है इसके बारे में 3 से 4 लाइनें आपको डिटेल से बतानी है और आपको इसके बारे में जो बेस्ट कमेंट होगा उसे मैं यहां पर लेकर के आऊंगा कल। दोस्तों ईयरली ई बुक लॉन्च हो गई है जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों माध्यम में। हर महीने की मंथली ई बुक और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की ई बुक आपको सब मिलेगी स्टडीगर एप्लीकेशन पर। यहाँ पे 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी हमने कवर किया है। तो स्टडीगर एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और ई बुक सेक्शन में जाएं जहां से आप इंपॉर्टेंट PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर राजा गुप्ता करंट अफेयर्स हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप इसे सर्च करके ज्वाइन करिएगा इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट PDFs के लिए। ठीक है। और डेली रात को 8 बजे आपका करंट अफेयर्स का टेस्ट भी होता है टेलीग्राम पर, जो आप सुबह 6 AM पर पढ़ते हैं, तो इसे आप ज्वाइन करना ना भूलें। राजा गुप्ता _ऑफिशियल मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है, आप इसे भी ज्वाइन कर सकते हैं और डायरेक्ट मुझे मैसेज कर सकते हैं। किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम, कमेंट बॉक्स पे भी आप मुझे रिप्लाई या फिर अपना फीडबैक दे सकते हैं। दोस्तों बहुत जितने भी सोशल मीडिया की लिंक्स है हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, कमेंट बॉक्स पे दी गई है, आप वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं कल इसी जोश इसी ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। याद रखना माता पिता के सपने को पूरा करना है तो बस पूरी शिद्दत पूरे दम लगा करके अपने काम को आगे बढ़ते रहो। थोड़ा डिमोटिवेशन हर व्यक्ति को आता है, ये जीवन का हिस्सा है। तो बस आप थोड़ा सा रुको फिर आगे बढ़ो, रुको फिर आगे बढ़ो। लेकिन कभी भी एकदम से आप बैठ मत जाओ कि आप ये मत सोचो कि आपसे नहीं होगा, होगा। और एक दिन वो चीज सच होने वाली, मैं पहले से आप लोगों को बोल रहा हूं, आज नहीं तो कल वो सच होने वाला है।
डेली बस आपको मेहनत करना है, किसी भी कोई भी कारण हो, पढ़ाई बंद नहीं करना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।